हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद फिर योजना आयोग को देखेंगे। उसके बाद सभी पंचवर्षीय योजना के जो क्रम रहे उसे देखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। उसके बाद उसमें जो बीच बीच में गैप थे, रोलिंग प्लान और अन्य जो गैप थे उनको भी देख लेंगे। उसके बाद सभी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, जो थीम थी, उसे देख लेंगे। उसके उपरांत हम विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनको भी समझ लेंगे ताकि किसी प्रकार का डाउट न बचे। चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं योजना आयोग के पीछे इसकी भूमिका क्या रही। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि योजना आयोग एक आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव था जो सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी, 1934 में आई। इसके बाद हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार के लिए 1940 से 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। यानी कि हम आर्थिक विकास के लिए पूरे विश्व से जन समर्थन मिला कि हम ऐसी कोई योजना बनाएं या ऐसा कोई आयोग बनाएं जिससे हम अपना विकास कर सकें। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह जो एकजुट हुआ, जिसमें भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। अगर बात करें कि अगर ऐसी योजना सबसे पहले आई कहाँ थी, तो यह जोसेफ स्टालिन नामक एक व्यक्ति से, जो सोवियत संघ, वर्तमान के रूस यानी रसिया में, जो 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। भारत में अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला शुरू की गई। यह रही इसके पीछे की भूमिका कि पंचवर्षीय योजना कैसे शुरू की गई। इसको समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना, और अगर देखा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे तात्कालिक प्रधानमंत्री होते थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारीलाल नंदा थे। और अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। जैसे कि जब योजना आयोग बनाई गई, तो योजना आयोग को जो इम्प्लीमेंट करना होता था, तो उसको पास करने के लिए एक बनाया गया कि उसके प्रारूप को देखने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग 1950 में ही बना दिया गया था, जबकि उसको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, जो कि पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तय करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कार्यकारिणी समिति के द्वारा बनाई गई थी। यह एक सांविधिक या संवैधानिक निकाय नहीं था। योजना आयोग की बात करें तो यह भी एक सांविधिक निकाय नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रीय विकास भी सांविधिक निकाय नहीं था। जैसे कि योजना आयोग किस तरीके से बनाया गया है, योजना आयोग किस लिए बनाया गया। जैसे कि आप भी एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जिस तरह से जितने पैसे मिलते हैं उसे किस किस मद में खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, उसकी एक प्रारूप तैयार करना या कौन सा फॉर्म डालना है। तो उस तरीके से जो प्रारूप बनाया जाता है, हम जिस तरह से रखते हैं प्रारूप, वैसे ही पूरे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, पूरे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग मिल पाए, तो ऐसी योजना को ही, योजना बनाने के लिए ही योजना आयोग का गठन किया गया। और उस प्रारूप की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो ये चलता रहा, लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में योजना आयोग न चल के इस समय नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग की बात करें तो वर्ष 1915 में यह योजना आयोग को नीति आयोग नाम से बदल दिया गया, जो कि थिंक टैंक द्वारा प्रस्तापित किया गया। ये योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नए संस्थान के रूप में नीति आयोग द्वारा प्रस्तापित किया गया था। इसमें 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पहला कि 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा होगा, उसके बाद है 7 वर्षीय मध्यम अवधि के रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। इस तरह से नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस तरीके से नीति आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया।
इसमें हम मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के बारे में ही देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना को याद करते हैं कि किस सन में इम्प्लीमेंट हुआ, कब शुरू हुआ। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह शुरुआत हुई 1951 में, पहली पंचवर्षीय योजना। इसी तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाती है आपकी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक। लेकिन इस तरीके से तो है पूरा क्रम। 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। शुरुआत 1951 से हुआ था, इसका अंत 1917 में होना था, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग आ गया। तो इसको हमें याद कैसे कर पाएंगे। मात्र एक योजना ऐसी थी जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 4 वर्ष की थी। तो इसको हम याद कर लेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 4 के बाद में आ रही 5वीं। तो इस तरह से याद करेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। उसके बाद हम याद कैसे करेंगे कि इसके क्रम को कैसे याद करें। पंचवर्षीय योजना हमेशा 5 वर्ष की होती है। तो इसमें जो जो गैप थे बस वही याद कर लेंगे, उसके बाद हमें सब याद हो जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया। योजना अवकाश आया जो कि 1966 से 69 तक था। 69 तक था, यानी कि 3 वर्ष का था। तीसरे के बाद 3 वर्ष का गैप, यानी कि ऐसा 5-5 वर्ष की चली हैं तीनों। इसके बाद 3 वर्ष का गैप हुआ है। 3 वर्ष के बाद बस 2 प्लान चली हैं, 2 चली है, जिसमें कि चौथी और पाँचवीं जो कि 4 वर्ष की थी। और इसके बाद आया है आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कितने वर्ष का रहा है, बस 2 वर्ष का रहा है। फिर 2 चला है, तो यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे भी 2। 6वां 7वां के बाद ये दोनों 5-5 वर्ष का पूरा चली है। फिर उसके बाद फिर ये हो जाता है 7वां के बाद 2 वर्ष का गैप, 90 से 92। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर गैप क्यों हुआ था, तो उसको हम आगे डिटेल में देख लेंगे। बस हम इसको बस इतना ही याद रखेंगे, 66 से 69, 68 से 78 से 80, 90 से 92, एक गैप याद कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे कि एक 4 वर्ष का था। बस इस तरह से हम पूरा क्रम को सजा पाएंगे, पूरा क्रम बना पाएंगे। 51 से 56, इस तरह से 5-5 वर्ष बनाते जाएंगे तो 12 पंचवर्षीय योजना को हम आराम से याद कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या मॉडल क्या था और इसकी थीम क्या थी, उसको देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पे आधारित थी और यह पंचवर्षीय योजना भारत में अधिक विकास पर जोर दिया, भारत में आर्थिक विकास पे जोर दिया, माफ करिएगा, आर्थिक विकास पे इसने जोर दिया। और इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारतीय संसद में इसको प्रस्तुत किए थे, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री थे। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित था। बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था, जिसमें उदाहरण की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध के लिए इसमें भारी आवंटन किया गया था। और 1956 के अंत तक 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। इसी में मतलब 5 IIT का स्थापना किया गया था। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर जो थी वो 2.1 थी, जबकि विकास दर यानी कि जब प्राप्त हुई तो वो 3.6 थी। इसके बाद हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी, 1956 से 61 तक थी। यह भी पूरे 5 वर्ष की थी। तो इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो इसमें हमेशा आता है 20 महालनोबिस यानी कि 2 और 0। तो इस तरह से आप 20 का याद करेंगे तो यह दूसरा 20 पंचवर्षीय योजना तो थी नहीं, 12 ही थी। तो इसमें 2 आता है, तो महालनोबिस से आप याद रखेंगे हमेशा 2, क्योंकि इसमें 2 आता है तो ये दूसरी है। इस तरह से हमेशा याद रख पाएंगे। और इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो था तीव्र औद्योगिकीकरण था और सार्वजनिक क्षेत्र यानी समाजवादी समाज का स्थापना पर बल दिया गया था। इसमें त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया था। और इसकी विकास दर की बात करें तो 4.5 मानी गई थी, जबकि अपेक्षा से कम या बाद में जो हुआ विकास वो 4.27 ही रहा। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार
पर केंद्रित किया गया था। इसकी बात करें तो यह 1961 से 66 तक था। यह कृषि एवं गेहूं के उत्पादन में सुधार पे आधारित था। राज्यों के विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व तो सौंपे गए थे। उदाहरण के लिए राज्यों के माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत का चुनाव की शुरुआत हुई। तो अगर पंचायत के चुनाव की शुरुआत की बात करें, किसी ने प्रश्न पूछ लिया, तो पंचायत के चुनाव की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर की बात करें तो 2.4 ही रही। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह सबसे खराब पंचवर्षीय योजना थी कि जिसमें वृद्धि दर सबसे कम रही। और इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसमें देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे यह थे एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व की बात करें तो विश्व में अगर हरित क्रांति की जनक की बात किया जाए तो नॉर्मन ई. बोरेला को हम लगाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी के बाद योजना अवकाश आ जाता है। योजना अवकाश इसलिए आ जाता है क्योंकि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। इसके तीसरी विफलता का संकेत और सरकार ने योजना अवकाश के रूप में इसकी घोषणा करी, जो कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 के रूप में हुआ। और इसी समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसी कारण यह योजना और ये काफ़ी तक तीसरी वाली असफल भी रही थी। इसलिए यहाँ पे योजना अवकाश दे दिया जाता है, जो कि तीसरी के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रहता है। तीसरी के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहती है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है आपकी 1969 से 1974, यानी 5 वर्ष तक ये भी रहती है। यह योजना की बात करें कि यह योजना का मॉडल क्या था, तो यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पे या गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो कि हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा दिया था। इसके बाद सूखा संभावित क्षेत्रों के कार्यक्रम भी शुरू किए गए और श्वेत क्रांति की योजना इसी काल में शुरू की गई। श्वेत क्रांति की जनक की बात किया जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्गीज कुरियन थे। इस योजना में जो चतुर्थ में था उसके विकास लक्ष्य का देखा जाए तो 5.6 किया गया था, जबकि विकास दर जो लास्ट में आई थी वो 3.6 ही रही थी, यानी जो अनुमान था उससे कम ही रही थी। इसके बाद बात करें पंचवर्षीय योजना, तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 74 से 78 तक, यही एक पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 वर्षों की थी। पांचवीं 4 वर्ष की थी, यानी 74 से थी, 1974 से आपकी 78 तक ही मात्र रही थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता, रोजगार बढ़ाना यानी आत्मनिर्भरता और गरीबी के उन्मूलन यानी गरीबी को कम करने के लिए गरीबी हटाओ पे जोर दिया गया था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश कर सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी इसी में। इसके बाद इस योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो 4.4 थी, पर वास्तविक विकास दर जो थी 4.8 थी, यानी अनुमान जितना किया गया था उससे अधिक थी इसकी विकास दर। फिर इसके बाद पांचवी के बाद ही 1978 में नई सरकार बन गई है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, जिसके मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जनता पार्टी की सरकार इस योजना को खारिज कर देती है। यह योजना खारिज कर दी जाती है कि नई योजना लाई जाएगी। तो नई योजना
लाई गई, जिसे अनवरत योजना कहा गया। अनवरत योजना का मतलब होता है कि बिना रुकावट के। और रोलिंग प्लान, जैसे कि कोई चीज़ बार बार रोल करता है, घूमता है, तो उसी तरह से यह साल दर साल, मतलब हर साल ये योजना बनाई जाएगी और जो 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 चीज़ें कमियां रहेंगी उसे सुधार की जाएगी। ये ऐसी योजना बनाएगी, इसलिए इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। तो पाँचवीं के बाद हम याद रखेंगे, पाँचवीं के बाद आया था रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या रही, इसको देख लेते हैं कि आखिर ये शुरू क्यों हुई। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक छठी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुति को पेश करी। और बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुनाव चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया। यानी रोलिंग प्लान जो चल रही थी 3 साल चली, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जब बनती है तो इन्होंने भी खारिज कर दिया। तो रोलिंग प्लान के बारे में जान लेते हैं। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों अपडेट किया जाता है, यानी कि क्या कमी रह गई उसे सुधार किया जाता है। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना में जो इसका प्रतिपादन किया थे इसको गुन्नार मृगनल ने अपनी पुस्तक जो एशियन ड्रामा में लिखे थे उसके तहत हुई थी और इसे लागू करने का श्रेय जो है जनता पार्टी सरकार को जाती है और डीटी लकड़वाला समिति थी उसके तहत ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली योजना, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो देख पा रहे होंगे कि 1980 से 1985 तक थी यह योजना। 5 वर्ष चली थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। छठी की बात करें तो छठवीं में ही गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसमें कहते हैं नाबार्ड, यह नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी इसी में। और इसका लक्षित विकास दर जो था वो 5.2 था, जबकि वास्तविक विकास दर जो आया 5.7 था, जिसका अर्थ यह है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। यानी कि जितना हमने अनुमान किया था उससे ज़्यादा ही हमने पाया, तो इसलिए यह योजना सफल रही, यानी छठवीं भी सफल रही। इसके बाद आ जाता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसी से लगे हुए बिना गैप के सातवीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1985 से 1990। इस योजना की बात करें तो यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया, यानी टेक्नोलॉजी को भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। और अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। इसकी जो वृद्धि दर को लक्ष्य हमने बनाया था वो 5% का बनाया था, जबकि वास्तविक की बात करें तो 6.1 हुआ था। इसलिए अगर इस योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू न करके वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी, जो कि 1990 से 1992 तक चलाई गई। देख लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 से शुरू नहीं की गई और उसके बाद के वर्षों में 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी, क्योंकि उस दौरान भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जैसे पूछा जाता है एलपीजी क्या है तो उसमें होता है लिबरलाइजेशन और फिर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से योजना शुरू की गई जो कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में जानी जाती है। अगर ये पूछा जाए कि कब शुरू की गई तो वार्षिक योजना में 1990 से 92 के बीच में शुरू की गई थी।
चलिए देख लेते हैं अगली पंचवर्षीय योजना यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई है इस गैप के बाद 1992 से 1997 तक चली है। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था, औद्योगिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना था। इसकी जो 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना भारत। तो WTO का जब सदस्य बन गया भारत तो ट्रेडिंग होने लगी, व्यापार होने लगा, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सुधार कर सकें अपने आप में। फिर इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी मानव संसाधन के विकास को दी गई थी, यानी मानव संसाधन के विकास को दी गई थी। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करने आदि थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इसके विकास लक्ष्य की बात करें तो 5.6 था, जबकि जो बाद में अचीव किया हमने 6.8 अचीव करे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा विकास दर को अचीव कर पाए थे। यानी यह बहुत ही सफल रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हम देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना यह भी 5 वर्ष की थी, जो कि 1997 से 2002 तक चलाई गई थी। इसको देख लेते हैं। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत में 50 वर्षों के चिन्हित किया था, जो कि 50 वर्षों को टारगेट किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे और इनके नेतृत्व में किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया था। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने वाले मामले सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के संयुक्त रूप से प्रयास किया गया था इसमें। और इसके आगे क्या उद्देश्य था उसको देख लेते हैं। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता का विकास करना और देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल था। इसकी विकास दर जो अनुमानित थी वो 7.1 थी, जबकि वास्तविक में 6.8 रही थी, यानी कि यह लगभग सफल योजना रही थी पूर्णतः। इसके बाद हम देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसका जो लक्ष्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति की आय को क्या करना था, दुगुना करना था, ऐसा प्रस्तावित किया गया था। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी समान विकास को बढ़ावा देना भी शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP के विकास दर का भी लक्ष्य रखा था। इसने 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल जो थे उसको भी कम करने पे जोर दिया, यानी कि जैसे कि शिक्षा में भी महिलाएं कम होती थी, पुरुष वर्ग ज़्यादा होता था और काम करने में भी पुरुष वर्ग ही था। तो इस अंतराल को, जो लैंगिक अंतराल था, उसको कम करने पे इसमें जोर दिया गया था। लक्षित विकास दर जो था, जो लक्ष्य बनाया गया था 8.1 था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर जो थी 7.6 रही थी। इसलिए यह अभी कहा जा सकता है यह लगभग सफल रही थी। इसके बाद हम देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलाई गई। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 11वीं योजना में उच्च शिक्षा का नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT इन संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्देश्य के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रस्तुत किया गया, जो 2009 में लागू कर दिया गया, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क रूप से और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य जो था पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक असमानता को भी कम करना था। और इसकी रूपरेखा की बात करें तो इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। अगर इसकी बात करें, इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था वो 9% था, लेकिन वास्तविक रूप से यह 8% रहा। इसके बाद हम देख लेते हैं
अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह गलत लिखा गया है यहाँ पे है 2012 से, यह थी 2017 तक, 2012 से 2017 तक चलनी थी। यानी कि 12वीं इसको हमें याद रखने का सबसे सही तरीका है कि 2012 से शुरू हुई, 2017 तक इसको चलना था, पर 2015 में ही 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग आ गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इसको हटा के। तो इसकी जो विषय वस्तु थी उसको देख लेते हैं। इसकी जो विषय वस्तु थी, इसमें तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास भी इसको शामिल कर लिया गया था। यानी कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो इसमें शामिल कर दिया गया था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास। धारणी विकास का मतलब यह होता है कि जैसे कि हम इस तरीके से विकास करें, किसी भी संसाधन का इस तरीके से दोहन करें ताकि अगली पीढ़ी को सोच के दोहन करें, कि ऐसा न करें कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ न बचे। तो इस तरह से ऐसा जो सोच के जब हम किसी चीज़ का विकास करते हैं उसे धारणी विकास कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा के परियोजना को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली की आपूर्ति को प्रदान करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। और इसके बाद यह देख लेते हैं कि इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 9% थी, लेकिन 2012 में शुरू की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे 12वीं योजना को लास्ट में जो था 8% की वृद्धि दर को ही मंजूरी दी थी। जैसे कि 9% इसने सोचा था रखने के लिए, लेकिन जो विकास परिषद है, योजना आयोग की किसी भी योजना की मंजूरी जो था विकास परिषद ही देता था, जो कि इसको 8% ही करने को सजेस्ट किया था, 8% ही रखा था। पंचवर्षीय योजना से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 1952 में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, शुरुआत की गई थी 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 से। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रमुख लक्ष्य इसका जो था कृषि का विकास करना था, यानी सी वाला इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? औद्योगिकीकरण की जो परंपरा है, प्रक्रिया है, वो प्रारंभ की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी दूसरे में। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें देख लेते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महान 9-20 के मॉडल पे, यानी कि इसमें आता है 20, यानी 2 आ रहा है, तो इस तरह से हम याद रख पाएंगे ट्रिक से, पीसी महाल 9-20 मॉडल पे आधारित थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल थे। तो इसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये सभी इस्पात संयंत्र इसमें शामिल थे, यानी इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी वाला हो जाएगा, सभी इसमें थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो हरित क्रांति की हरित योजना की जो शुरुआत की गई थी वो शुरू की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी सी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना की बात करें तो सर्वाधिक असफल योजना जो है वो है तीसरी पंचवर्षीय। हरित को याद रखने के लिए कि हरित योजना कब शुरू की गई थी, हरित को याद रखने के लिए हरित तो से आता है आपका तीसरी, तो तीसरी इस तरह से आप याद रख पाएंगे। हरित किस में शुरू की गई? तो तीसरी में। और सबसे असफल जो योजना थी वो भी तीसरी ही रही। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो यह था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, यानी डी वाला सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना किस पर अधिक बल दिया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना,
यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर बल दिया गया। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को भी हल कर पाए। आशा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं प्रवर क्लासेस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।